क्लीनिंग ऑफ ब्रेक्स, हम लोग गाड़ी का साफ सफाई भी करते हैं। ड्राई क्लीनिंग भी बोलते हैं, जिसको झाड़ू मारना बोलते हैं, वो तो डेली किया जाता है। वेट मॉपिंग, ये हम लोग 5 दिन के बाद करते हैं। उसके बाद वॉशिंग, पूरा गाड़ी को वॉश ही करना है, वो 18 दिन के बाद करते हैं। ये सब बढ़ गया है, पहले एवरी हर 10 दिन में हम लोग वॉशिंग करते थे, लेकिन अभी साफ सफाई क्लीननेस अच्छा हो गया है। अभी ज़्यादा गंदी ट्रेन नहीं होती है, तो 18 दिन कर दिया है अभी 4-5 महीने से। तो ये सारे मेंटेनेंस शेड्यूल है, हम लोग हर गाड़ी पे कर रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा मेंटेनेंस शेड्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं पीओएच, जो हम लोग नहीं करते कार से, लेकिन माटुंगा वर्कशॉप करता है। तो पीओएच का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। पीरियोडिक ओवरहॉलिंग मतलब किसी भी चीज़ को ओवरऑल करना है, मतलब किसी भी चीज़ को ओवरऑल करना है मतलब उस इक्विपमेंट को हमको पूरी तरह से डिसमेंटल करना होता है और फिर से असेंबल करना होता है। और इस प्रोसेस में अगर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। जैसे नट बोल्ट है, हमारी ट्रेन में हम लोग पूरा ट्रेन खोल दिया, फिर से असेंबल करना है, तो नट बोल्ट हम लोग नए लगाते हैं अंडर गियर के पर्टिकुलरली। कब? पीओएच में। पीओएच कब होता है? आफ्टर 24 मंथ्स, मतलब 2 साल के बाद। एवरी हर 2 साल के बाद पीओएच में जाती है गाड़ी माटुंगा वर्कशॉप, और वहाँ पे पूरी तरह से डिसमेंटल की जाती है और फिर से असेंबल की जाती है। उसमें जो इम्पोर्टेंट आइटम्स है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, मतलब पुराना निकाल के फेंक दो, नया लगा दो। जैसे नट बोल्ट है अंडर गियर के, क्योंकि 2 साल वो नट बोल्ट चले हैं। आईआईटीआई में हम लोग नट बोल्ट चेंज करते हैं क्या? आईसी में नहीं, हम लोग कास्ट में कुछ चेंज नहीं करते। हम लोग अगर कुछ निकल गया, मिसिंग है नट बोल्ट, तो हम लोग लगाएंगे। बट जो माटुंगा पीओएच में लगा हुआ है वही 2 साल तक चलता है। फिर दूसरे 2 साल के बाद ही वो जब वापस गाड़ी जाएगा पीओएच में, तो वहाँ पे वो सब चीज़ें चेंज कर देंगे वो। कुछ क्रिटिकल आइटम्स रहते हैं, जैसे वीसीबी का किट है, वो भी वो चेंज कर लेते हैं। ट्रैक्शन मोटर ओवरऑलिंग करते हैं, तो उसमें ओवरऑल करते ही है पक्का वो 2 साल के बाद। ये सब कंपलसरी चीज़ें हैं, तो पीओएस का भी एक प्रॉपर चेक शीट है, उनको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है वो करते हैं। बट बेसिकली वो पूरा ट्रेन को डिसमेंटल कर देते हैं, बोगी बोगी वगैरह सब निकाल के, और फिर से असेंबल करते हैं। और इस प्रोसेस में उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी पता चल जाते हैं, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी वो अटेंड कर लेते हैं और गाड़ी हेल्दी करके देते हैं 2 साल के लिए। तो ये सारे मेंटेनेंस शेड्यूल का एक ड्यूरेशन है। मतलब जैसा नाइट एग्जामिनेशन हुआ, मतलब ये डेली एग्जामिनेशन बोलते हैं, तो इसका 24 आवर्स गारंटी है। मतलब अगर आज रात में गाड़ी कहीं स्टेबल हुआ और हमारे लाइन स्टाफ ने गाड़ी को चेक किया और सर्टिफाई किया, तो 24 आवर्स तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाड़ी। वो गाड़ी फेल नहीं होगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा? कल रात जिसने चेक किया गाड़ी को, आज दिन भर गाड़ी चलेगी, रात तक वो अच्छे से चलनी चाहिए। ट्रिप इंस्पेक्शन 15 दिन के बाद हम लोग करते हैं। तो जब हम लोग ट्रिप इंस्पेक्शन करते हैं शेड में, आज समझो रात में किया या आज दिन में किया, तो आज से 15 दिन तक ट्रिप इंस्पेक्शन की जो भी एक्टिविटीज़ है, चेकिंग जो भी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है कि 15 दिन तक ये फेल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आए 60 डेज के बाद, तो आए का रिस्पॉन्सिबिलिटी 60 डेज तक है। आज आए किया तो 60 दिन तक इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आईसी का भी वैसा ही है, जो एक्टिविटी करते हैं वो 8 महीने तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, वो हमारे नाम पे रहेगा। अगर गाड़ी फेल हुआ तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि भाई इसका आई टी आई आईसी कब हुआ था, किसने चेक किया था, और ऐसे कैसे छोड़ दिया, प्रॉब्लम था तो ये सब चीज़ें हैं, और ये सारे मेंटेनेंस शेड्यूल हम लोग हर गाड़ी पे करते हैं। तो हमारा पीपीआई यही सब करता है। तो उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है कि भाई किस गाड़ी का आए आज करना है। आज करना है मतलब ये गाड़ी का आए आज करना है, मतलब उसका लास्ट आए 60 दिन पहले हुआ था। किसी गाड़ी का आज आईसी करना है, मतलब उसका लास्ट आईसी 8 महीने पहले हुआ था इसी दिन। तो इस तरीके से वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। पीपीआई अपना हर स्टेट में पीपीआई है, प्रोग्रेस प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके पास ये सारा रिकॉर्ड रहता है किस गाड़ी का कौन सा शेड्यूल कब हुआ है। तो आप अभी इमेजिन कीजिए हर एक गाड़ी का रोलिंग इन एग्जामिनेशन हो रहा है। रोलिंग इन एग्जामिनेशन मतलब पनवेल थाने स्टेशन पे उसको चेक किया जा रहा है विजुअली। वही गाड़ी का रोज रात में डेली एग्जामिनेशन हो रहा है। उसी गाड़ी का 15 दिन के बाद ट्रिप इंस्पेक्शन हो रहा है शेड में बुला के गाड़ी को। उसी गाड़ी को हम लोग 60 दिन के बाद आए में फिर से शेड में बुलाते हैं और उसको कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली चेक करते हैं। उसी गाड़ी को हम लोग 8 महीने के बाद आईसी शेड्यूल के लिए फिर से शेड में बुलाते हैं। उसमें अल्ट्रासोनिक टेस्ट, बैटरी वगैरह ये सब करते हैं आफ्टर एवरी 8 मंथ। और वही गाड़ी जब 2 साल तक अपना सर्विस खत्म करती है पूरा, 24 मंथ्स, वो हम लोग माटुंगा पीओएच में वापस भेज देते हैं। तो ये हर गाड़ी पे हम लोग ये इतने सारे मेंटेनेंस शेड्यूल्स रेगुलरली करते हैं। बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ बोला जाता है इसको, क्योंकि
एक्सप्रेस ट्रेन में इतना मेंटेनेंस नहीं होता जितना लोकल ट्रेन में किया जाता है, इतना एक्सटेंसिव मेंटेनेंस, बार-बार गाड़ियों को हम लोग चेक करते हैं और इसीलिए गाड़ी की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमारी लोकल ट्रेन इतनी ज़्यादा चलने के बाद भी ऑलमोस्ट एवरी लोकल ट्रेन डेली 15 से 18 घंटा चलती है, एवरेज अगर 15 घंटा तो चलती ही है। तो इतना चलने के बाद भी उसमें फेल्यूर बहुत कम रहते हैं, तो क्योंकि हम लोग इतना सारा मेंटेनेंस करते हैं। रफ आइडिया है ये स्क्रीन, इस स्लाइड में आपको ड्यूरेशन लिख, विथड्रॉल गैस एनालिसिस होता है ऑयल का, एक टेस्टिंग टेस्टिंग होता है ऑयल का, तो उसको करना होता है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल का एसिडिटी चेकिंग भी करना होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो हम लोग मेकर बोलते हैं वो लेना होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग वैसे करते नहीं हैं अभी, बट करेंगे तो और इंश्योर कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर को, क्योंकि पर ट्रांसफॉर्मर बहुत रोबस्ट चीज़ रहती है, वो इतना जल्दी ख़राब होता नहीं, बहुत महंगा भी है और ख़राब भी नहीं होता जनरली, तो इसलिए हम लोग इतना करते नहीं उसका रेगुलरली, बट करना चाहिए, इससे हम लोग और सेफ हो सकते हैं। टाइटनेट चेकिंग ऑफ पावर केबल, कंडीशन ऑफ टर्मिनल बोर्ड्स, क्लीनिंग रिमूवल ऑफ मक एंड ऑयल, ये सब तो ठीक है, करना है। मतलब अगर कोई ऑयल लीकेज वगैरह होता है तो उसको क्लीन करना है, ताकि हम मॉनिटर कर पाए कि आज तो क्लीन कर दिया, फिर से आता है कि लीकेज। बीडीवी चेकिंग, ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ऑयल का क्वालिटी उससे पता चल जाएगा जाएगा कि ऑयल मतलब उसमें ऑयल का जो बीडीवी है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, कम तो नहीं हुआ है, एक सर्टेन लिमिट से कम है तो ऑयल नहीं चलेगा। ऑयल नहीं चलेगा मतलब क्या होगा, ट्रांसफार्मर उड़ने वाला है, इंडिकेट करता है बीडीवी, ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसके बाद अर्थिंग चेकिंग, कंटिन्यूटी चेक, ये सब मतलब इलेक्ट्रिकल टेस्ट है ट्रांसफार्मर के। पीआरवी लगा रहता है ट्रांसफार्मर में, प्रेशर रिलीफ वाल्व, पीआरवी। तो इसका भी ऑपरेशन हमको चेक करना है। ये सेफ्टी वाल्व है। पीआरवी तभी एक्ट हो जाता है जब ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, मतलब वाइंडिंग फ्लैश हो जाती है। अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग फ्लैश हो जाती है तो अंदर एक फ्लैश मतलब आग लगेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफार्मर का अंदर का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, वो ब्लास्ट हो सकता है पूरा ट्रांसफार्मर। वो ना हो इसलिए पीआरवी लगा रहता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व। अंदर अगर ये फ्लैशिंग की वजह से प्रेशर बढ़ गया तो पीआरवी ऑपरेट हो जाता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व, और 20-50 लीटर वो ऑयल बाहर फेंक देता है, अंदर का प्रेशर कम कर देता है, ताकि ट्रांसफार्मर का टैंक ना फटे, मतलब वो ब्लास्ट के जैसा होगा अगर टैंक फट गया तो वैसे नहीं हो, इसलिए पीआरवी खुद ही ओपन हो जाता है और ऑयल को बाहर फेंकने लगता है। ऑयल फिल्ट्रेशन यूएच में होना चाहिए। यूएच मतलब हर 2 साल के बाद ऑयल फिल्ट्रेशन होना चाहिए। करते थे, एक साइड मैंने किया भी है, शायद सानपड़ा दर्शक में फिल्ट्रेशन प्लांट भी है कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो हम लोग करते हैं बीच बीच में, लेकिन हम लोग कंडीशनल बेसिस पे करते हैं, अगर कभी कुछ ऑयल बिल निकालना पड़ा कभी ट्रांसफार्मर में तो ही करते हैं, रेगुलर एक्टिविटी नहीं है हमारी शायद ये फिल्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट इक्विपमेंट है ट्रैक्शन मोटर। इसमें हमको क्या क्या करना होता है, टीआई में ट्रैक्शन मोटर में हम लोग क्या कर इंश्योर करते हैं, एक तो केबल्स वगैरह सब बराबर है क्या, अंडर गियर में ही रहती है ट्रैक्शन मोटर की केबल, जंक्शन जंक्शन बॉक्स रहता है, वो हम लोग प्रॉपर इंश्योर कर देते हैं सिक्योर है क्या नहीं, कुछ रबिंग तो नहीं है वो केबल्स को, ये सब भी इंश्योर कर लेते हैं टीआई में। आईआईसी में देखिए, टीआई में और हम लोग गियर केस का ऑयल भी अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं, ऑयल है क्या नहीं गियर केस में, तो यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन हम लोग ऑयल चेक करते हैं गियर केस का, अवेल सिर्फ चेक करते हैं क्या नहीं, उसका कलर विलर चेक नहीं करते टीआई में। आई में देखिए, आई में थोड़ा एक्टिविटी बढ़ जाता है, रफली मैं बताऊंगा। टीएम ब्लोइंग मतलब टीएम के जो फिल्टर्स होते हैं उसको क्लीन करना है आई में, ये ऊपर पैसेंजर एरिया में आते हैं फिल्टर्स, उसको क्लीन करना होता है। उसके बाद नीचे बेलोज लगे रहते हैं, लेदर बेलोज है या डक्ट है, कभी कभी कैनोपी लगा हुआ है, उसका इंटेक्टनेस सब कुछ बराबर है कि नहीं चेक करना है, कुछ टूटा तो नहीं है। बहुत बार बेलोज क्रैक हो जाते हैं या लेदर बेलोज टूट जाते हैं या कैनोपी क्रैक हो जाती है, तो उसको हमको चेंज करना है। क्लीनिंग ऑफ टीएम सक्शन एयर फिल्टर्स बाय ब्लोइंग, वही है एयर ब्लोइंग, टीएम पे भी हवा मारनी है, मतलब साफ सफाई। इंटेक्टनेस ऑफ अर्थिंग ब्रश एंड इट्स फंक्शनिंग, अर्थ रिटर्न ब्रश रहता है टीएम पे, तो उसको हमको चेक करना है बराबर है क्या नहीं। उसके बाद बॉडी अर्थिंग, अर्थिंग केबल बराबर लगी कि नहीं, सारे कवर्स जो है मोटर के कवर्स हो सकते हैं या अंडर गियर में जितने हैं वो सब इंटैक्ट है क्या नहीं।
एंड शील्ड होता है मोटर को, उसके सारे बोल्ट बराबर लगे हैं क्या नहीं, कुछ मिसिंग तो नहीं है एक आध बोल्ट, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे मोटर लगी है वो एक्सेल पे वाइब्रेशन बहुत रहता है, मोटर घूम रहा है कंटिन्यूसली, उसकी वजह से बहुत सारे बोल्ट लूज हो सकते हैं, लूज होके निकल के मिसिंग भी हो सकते हैं। होता है ना, बहुत बार हमको मिलता है बोल्ट मिसिंग। तो क्यों होता है? क्योंकि वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से वजह से अगर थोड़ा भी टाइटनेस कम है, बोल्ट का टाइटनेस लगाते टाइम हमारा, तो वो धीरे-धीरे वाइब्रेशन की वज़ह से लूज़ होता है, फिर वो गिर जाएगा। इसलिए फुल टाइट जहाँ पे रिक्वायर्ड है, फुल टाइट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें नेग्लिजेंस बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि बोल्ट गिर जाएगा नहीं तो। उसके बाद देखिए क्या है उसके बाद, चेकिंग एंड अटेंशन ऑफ गियर केस ऑयल लीकेज। हाई में तो लीकेज होगा, तो 60 डेज़ के बाद हम लोग चेक कर रहे हैं, तो लीकेज अगर मिलता है तो उसको अटेंड करना है। ज़्यादा लीकेज है तो गियर केस हम लोग सीक मार देते हैं, नया गियर केस फिट करते हैं। नया नहीं तो एटलीस्ट वही गियर केस हम लोग प्रॉपरली फिट करेंगे, क्योंकि लीकेज तभी होगा अगर प्रॉपर फिटमेंट नहीं तो। प्रॉपर फिटमेंट मतलब अलाइनमेंट वगैरह बराबर नहीं है, अंदर उधर बुलेट बेल्ट लगाते हैं हम लोग, अगर वो बराबर नहीं लगा है, सीलेंट लगाते हैं गियर के, इसके अलग अलग पार्ट एक दूसरे को लगाते टाइम वो बराबर नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जो गलतियाँ है हमारी, उसकी वजह से गियर केस में लीकेज हो सकता है बाद में। तो उस केस में रीफिटमेंट भी सोल्यूशन रहता है, फिर से रीफिटमेंट करो। और ये सब बातें बहुत सीरियस है, क्योंकि एक गियर केस रीफिटमेंट करना मतलब आप जानते हैं कितना मैन पावर, कितना पैसा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि गाड़ी को लिफ्टिंग करना है, कोच लिफ्टिंग करना है, एचआर सेक्शन में डालना है, बोगी लिफ्टिंग करना है, मोटर निकालना है, गियर के सीडी करना है, फिर से फिटमेंट करना है। एटलीस्ट 3-4 शिफ्ट लगती है, गाड़ी शेड में रहती है 1-2 दिन। तो बहुत सीरियस इश्यूज है ये सारे। तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि गियर केस में अगर ऑयल लीकेज की वजह से कम हुआ तो वो व्हील लॉक भी हो सकता है। व्हील लॉक हुआ तो वो तो फिर शेड के बाहर मैटर आ जाता है। शेड के बाहर मतलब हाइलाइटेड मैटर हेडक्वार्टर को सबको पता चल जाता है। जितना हम लोग शेड के अंदर मैनेज कर पाए बातों को उतना अच्छा रहता है। बाहर जाएंगे तो फिर और स्ट्रिक्ट काम हो जाता है। उसके बाद आईसी, आईसी जनरली वैसा ही है जैसे आई का है। और उसके बाद पीओएच है, पीओएच में और डिटेल में सब ओवरऑलिंग ही में किए जा। सर हाँ, डीजीए का मतलब क्या है? डीजीए डीजीए, डीजीए होता है डिजॉल्व्ड गैस एनालिसिस। ट्रांसफॉर्मर ऑयल का किया जाता है डीजीए। डीजीए कंप्रेसर में कंप्रेसर भी वैसा बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, हमारे जो ट्रेन में जो फिटेड है वो बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, क्योंकि उसमें फेल्यूर्स बहुत कम आते हैं। पर्टिकुलरली नॉर बेंजे का रहता है ये, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन नॉर कंप्रेसर का है हमारी पूरी ईएमयूज़ में अभी। उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, फेल्योर बहुत कम है। दूसरा रीज़न फेल्योर कम होने का ये भी होता है कि कंप्रेसर हमेशा चालू नहीं रहते हैं। जैसा मोटर हमेशा चलती रहेगी ना, जब तक गाड़ी चल रही है मोटर चल रही है। कंप्रेसर वैसा नहीं है। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्रेस्ड एयर प्रेशर कंप्रेसर चालू बंद होते रहते हैं। तो उसका बंद होने का मतलब मोस्टली हम लोग अज्यूम कर सकते हैं 70% टाइम वो बंद रहता है, तो इसलिए उसका लाइफ भी ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम्स भी आते हैं। बट फिर भी हमको चेक करना होता है उसको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेसर चेक करते टाइम ऑयल लेवल चेक करना है। कंप्रेसर में ऑयल लगता है, जिधर कंप्रेसर के पिस्टन मूवमेंट है उधर लुब्रिकेशन के लिए ऑयल डाला हुआ रहता है। तो ऑयल का एक इनलेट आउटलेट है उससे, और फिर एक ग्लास है जहाँ से हम पता चल सकता है कि ऑयल है कि नहीं। कम है तो इसको टॉप अप करना है। कम तभी होगा जब लीकेज होगा, तो लीकेज इज सीरियस इशू। तो लीकेज हमेशा अगर हो रहा है तो उसको हमको स्पेशल अटेंशन देना है। ऐसा नहीं कि लीकेज हो गया तो ऑयल डाल दिया तो हो गया, चलने लगा काम। बार बार अगर लीकेज हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है बॉडी में उस इक्विपमेंट के। तो लीकेज कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो हमको इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये सबको अप्लाई होता है जहाँ पे ऑयल है, गियर केस हो, ट्रांसफार्मर हो, कंप्रेसर ऑयल हो, जहाँ जहाँ ऑयल है सब जगह हमको अप्लाई करना है ये कंसेप्ट। उसके बाद कंप्रेसर को चेक करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कंप्रेसर ऑन करके उसका साउंड सुनो, कुछ एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है। अब जो इसमें बार बार रेगुलर काम करते हैं उनको आइडिया आ जाता है साउंड से ही कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, फैन का कुछ ब्लेड में प्रॉब्लम है, या अनयूजुअल साउंड जब करता है तो, या पिस्टन असेंबली में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो कंप्रेसर पे काम करते हैं उनको अच्छे से पता रहता है कि साउंड से ही वो पता कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है कंप्रेसर। मैकेनिकल अगर हो तो, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम तो होगा तो ऑब्वियसली
कंप्रेसर चलेगा नहीं। तो कंप्रेसर नहीं चलेगा तो उसका अलग से ट्रबल शूटिंग है भाई। कंप्रेसर के ऊपर जंक्शन बॉक्स है, 3 फेज RYB सप्लाई जहाँ पे आता है वहाँ पे सप्लाई आता है कि चेक करना है। सप्लाई आ रहा है और फिर भी नहीं कंप्रेसर चल रहा है तो मोटर का प्रॉब्लम होगा। सप्लाई आ ही नहीं रहा है तो फिर वायरिंग का ऊपर तक ACU तक का वायरिंग चेक करना है। तो ये सब ट्रबल शूटिंग हमको करने होते हैं कंप्रेसर के, अगर प्रॉब्लम मिलता है तो। TI में तो सिर्फ चेकिंग है, प्रॉब्लम आता है तो हम लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं, फ्यूचर में अटेंड करेंगे या उस दिन पॉसिबल हुआ तो उस दिन भी कर सकते हैं। सक्शन फिल्टर वगैरह कुछ रहते हैं, जैसे कंप्रेस्ड एयर कैसे करता है कंप्रेसर। कंप्रेसर एटमॉस्फेरिक एयर मतलब जो बाहर एयर है उसी को अंदर खींचता है और उसको कंप्रेस करता है। तो बीच में फिल्टर लगे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर वाले एयर में तो बहुत कुछ डस्ट है, कचरा है, वो हमारे पाइपलाइन में नहीं जाना चाहिए, न्यूमेटिक पाइपलाइन में ट्रेन के अंदर, इसलिए कुछ में फिल्टर लगे हुए हैं। तो फिल्टर है तो डस्ट की वजह से वो तो खराब, मतलब डस्ट तो जमा होगा और ब्लॉक होगा, तो सक्शन फिल्टर हमको हमेशा रेगुलरली क्लीन करने हैं। तो TI में भी हम लोग रेगुलरली सक्शन फिल्टर चेक करते हैं, II में भी करते हैं, IC में भी करते हैं। तो वो फिल्टर तो क्लीनिंग मस्ट है सब जगह पे। II में देखिए स्पेसिफिकली जो HP LP है ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर वाल्व लगे रहते हैं कंप्रेसर में। HP LP तो LP एक HP वाल्व रहता है, तो वो वाल्व को हमेशा हमको चेक करना है उसका टाइटनेस, क्योंकि अगर उसका टाइटनेस कम हुआ तो वहाँ से ऑयल लीकेज कर सकता है, क्योंकि HP LP वाल्व डायरेक्टली ऑलमोस्ट कनेक्ट रहते हैं पिस्टन असेंबली से, और पिस्टन असेंबली में ऑयल है। अगर ये वाल्व बराबर नहीं है, काम बराबर नहीं कर रहे तो वहाँ से ऑयल बाहर निकलेगा कंप्रेसर के ऊपर। धीरे धीरे ऑयल कम होगा, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि लुब्रिकेशन कम है तो पिस्टन ज़्यादा घिसेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, पिस्टन टूटेगा भी। तो ये सारे प्रॉब्लम भी हम लोग इसको देख के ही समझ सकते हैं। ऑयल अगर HP LP से बाहर निकल रहा है तो फ्यूचर में क्या होने वाला है। कंप्रेसर में IC में हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन चेकिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ नॉन रिटर्न वर्ड लगा रहते हैं कंप्रेसर के बाद। जो कंप्रेसर ने जो एयर एटमॉस्फेयर से खींचा है उसको पुश कर देता है अपने पाइपलाइन में, न्यूमेटिक पाइपलाइन में। उसके बाद वो एयर वापस नहीं आनी चाहिए कंप्रेसर की तरफ, इसलिए बीच में नॉन रिटर्न वर्ड लगा रहता है, उसको भी चेक किया जाता है, चेक करना होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ ऑयल फिल्टर अलॉन्ग विथ कंप्लीट ऑयल चेंजिंग, ऑयल चेंजिंग की एक्टिविटी भी है कंप्रेसर की IC में। वॉल्व चेकिंग है, वॉल्व क्लीनिंग है। तो जितना हो सके हम लोग गाड़ी पे ही करते हैं इसका, मोस्टली निकालते नहीं है, गाड़ी पे ही रहते हैं कंप्रेसर, उसके सारे काम। अगर फेल होता है तो ही हम लोग गाड़ी से निकालते हैं कंप्रेसर को। VCB है, जो VCB पे काम करते, VCB अभी अपने पास ही है, अभी भी हमको ही मेंटेन करना होता है। सर VCB के अलग, हाँ बोलिए। ये फील्ड टेस्ट क्या होता है? फील्ड टेस्ट इसमें था TI का सेकंड पॉइंट में था ना टेम्परेचर में, फील्ड टेस्ट FEEL। हाँ, फील्ड टेस्ट फॉर जनरेशन ऑफ हीट ड्यूरिंग रन। तो ये मतलब फील्ड टेस्ट मतलब फील करना है कि ज़्यादा कंप्रेसर गर्म तो नहीं है। देखिए कंप्रेसर अगर बराबर चल रहा है, जैसे हम लोग जो TI में करते हैं वो तो करना ही है, एडिशनली ये भी हमको करना होता है कि टेंशन बराबर है क्या पेंटो का, वो इंश्योर करते हैं। सर्वो मोटर अगर किसी पेंटोग्राफ में है तो उसको, या कहीं बेलो है तो उसको भी चेक करना है, उसको फंक्शनिंग। अंदर के जो थ्रोटल वगैरह पार्ट्स है छोटे मोटे, उसको ग्रीसिंग विसिंग करना है। कंट्रोल बॉक्स है पेंटो का, उसको भी चेक करना है बराबर है क्या सब। तो ग्रीसिंग ऑफ बियरिंग, ये सारा हम लोग IC में डिटेल में करते हैं पेंटो का। तो ये जैसा पेंटो का था, TI IA IC, वैसा हर सेक्शन का अपना अपना एक्टिविटीज़ है जो हम पर्टिकुलर शेड्यूल में हमको करना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक शीट। चेक शीट होता है ना। अभी आप लोग सब फिटर लोग हैं या टेक्नीशियन है, मतलब टेक्निकल लोग हैं, या इस ग्रुप में तो कोई खलासी वगैरह नहीं है, तो आप फिटर है टेक्नीशियन है, तो आप सबको ये जानकारी होना चाहिए कि चेक शीट क्या होती है, क्योंकि आप फ्यूचर में JEE तो बन ही सकते हो, रेलवे में बहुत अपॉर्चुनिटी होता है प्रमोशन का एग्जाम्स के थ्रू, और बाय एज भी बाद में आप सीनियरिटी के हिसाब से भी बनने वाले हो। तो ये तो काम फ्यूचर में करना ही है, तो ये सारी चीज़ें आपको जान के रखनी है। चेक शीट क्या होता है, चेक शीट का इंपॉर्टेंस क्या है, चेक शीट में ये सब चीज़ें ही मेंशन की रहती है कि हमको
पीआई का चेक शीट अलग होता है, ए का चेक शीट अलग होता है, ऐसे का चेक शीट अलग होता है। तो पर्टिकुलर शेड्यूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो सेक्शन में, वो इक्विपमेंट पे पर्टिकुलरली ट्रैक्शन मोटर है, ट्रांसफार्मर है, तो उसका चेक शीट बना हुआ है, ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तो उसी को चेक शीट बोलते हैं। और वही हम लोग करते हैं चेक शीट की पढ़ के ही कि ये हमको एग्जीक्यूट करना है। और जेई या एसएससी वही अपने स्टाफ को बोलता है अलग अलग पोजीशन देके, भाई तुम ये जाके कर लो, आज ये चेक कर लो, ये चेक कर लो। अल्टीमेटली वो चेक शीट ही हम लोग फॉलो कर रहे रहते हैं और कुछ नहीं करते रहते हैं। तो ये सब जानकारी होना चाहिए, चेक शीट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ते आना चाहिए, तो हम लोग कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हाँ मैंने गाड़ी कंप्लीटली चेक की है, कुछ छूटा नहीं है गाड़ी का चेक करना, और गाड़ी उसके बाद अच्छे से चलने वाला है। चेक शीट हम लोग फॉलो करेंगे तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि चेक शीट जब बनी है बहुत सोच समझ के बनाई जाती है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसको सोच के ही वो हम लोग इक्विपमेंट उस तरीके से चेक कर लेते हैं कि ताकि वो इक्विपमेंट में प्रॉब्लम ना आए। तो आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर का हम लोग क्या चेक किया जाता है। तो टीआई में ट्रांसफार्मर का हम लोग ऑयल लेवल चेक करते हैं, कोई ऑयल लीकेज है क्या, इंश्योर कर लेते हैं ऑयल लीकेज है क्या। अब कौन से सेक्शन वाला क्या कर रहा है, बहुत अब हर कार शेड का अपना अपना लुकआउट है। जैसे कुर्ला कार शेड में ट्रांसफार्मर का अलग से सेपरेट सेक्शन है ट्रांसफार्मर एंड ट्रैक्शन मोटर का, बट स्टिल हम लोग टीआई में हमारा स्टाफ नहीं जाता, इंस्पेक्शन सेक्शन वाला ही चेक कर लेता है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है टीआई में ये चेक करना, मतलब अंडर गियर में वैसे ही इंस्पेक्शन का स्टाफ जा रहा है तो कोई एटलीस्ट लीकेज ऑयल लेवल है तो चेक कर ही सकता है। इसलिए स्पेसिफिक स्टाफ को जाने की जरूरत नहीं, सेक्शन के स्पेसिफिक स्टाफ। तो हर सेक्शन का मैटर, हर शेड का मैटर है, जैसा मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हुआ। तो टीआई में ट्रांसफार्मर का पर्टिकुलरली ऑयल लेवल चेक करना होता है, कोई लीकेज है क्या वो इंश्योर करना होता है, लीकेज तो नहीं है, अगर है तो उसको अटेंड करना पड़ेगा। तो वो पर्टिकुलर सेक्शन के पास जा सकता है फिर वो काम। अब ऑयल लीकेज है तो उसको अटेंड करना है, तो पर्टिकुलर जो ट्रांसफार्मर देखता है वो सेक्शन जाके उसको अटेंड करेगा। आई में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का सिलिका जेल का कंडीशन चेक करते हैं। अब ये सिलिका जेल क्या है, ये सब चीज़ें अगर जानना है तो ग्रुप में मुझे बताइएगा, तो हम लोग टेक्निकली भी बहुत डिटेल में जा सकते हैं। कुछ इक्विपमेंट्स के जैसे ट्रैक्शन मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये हमारे पास ही रहने वाले सेक्शन है, मतलब कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट पे गया मोस्टली, तो भी ये सब चीज़ें तो रेलवे की है, तो रेलवे को जनरली मेंटेन करनी पड़ेगी, अंडर गियर वगैरह ये सब। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा और एक आध दिन सेशन रखेंगे डिटेल में जानने के लिए। तो क्या होता है सिलिका जेल, एक जेल होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो मॉइस्चर मतलब ह्यूमिडिटी, जो एयर में हवा रहती है, वो अगर हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल में मिक्स हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, सिलिका जेल एक लगा हुआ हुआ रहता है, सिलिका जेल का पॉट होता है ट्रांसफार्मर में, वो वो जो मॉइस्चर है ऑयल में का वो निकाल लेता है। और वो सिलिका जेल फिर कलर रहता है सिलिका जेल का। सिलिका जेल मतलब एक सिलिका मतलब वायु होती है ना, रेत होती है ना, रेत। तो रेत का एक पर्टिकुलर कलर की रेत रहती है, जैसे पिंक कलर की रहती है वो, लेकिन जब उसमें मॉइस्चर भर जाता है तो ब्लू हो जाती है। कलर वाली सिलिका रहती है वो, और उसका कलर देख के पता कर सकते हैं कि ये इसमें मॉइस्चर भर गया है। और ज़्यादा भर गया मॉइस्चर तो उसको क्या करना होता है, निकालना होता है, उसको गर्म करना होता है। तो हम लोग गर्म करने की वेट नहीं करते, पुराना निकाल देते हैं, नया लगा देते हैं। तो पुराना निकला हुआ अपने पास पड़ा रहता है, उसको हम लोग हीट करके प्रॉपर कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा इशू है सिलिका जेल में। तो आई में देख रहे हैं हम लोग क्लीनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, आई में हम लोग क्लीन भी करते हैं ट्रांसफार्मर को, मतलब जो धूल मिट्टी आती है उसको क्लीन करना होता है। ये तो नॉर्मल क्लीनिंग हो गया, मतलब सरफेस क्लीनिंग। उसके बाद हमको फिल्टर भी क्लीन करना होता है, ट्रांसफार्मर में फिल्टर लगे रहते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो बहुत गर्म होता है, उसको कूल करने के लिए रेडिएटर नाम का इक्विपमेंट लगा रहता है ट्रांसफार्मर में, ऑयल को कूल करने के लिए रेडिएटर नाम का इक्विपमेंट। और रेडिएटर का नाम का इक्विपमेंट में क्या रहता है, ब्लोअर्स रहते हैं, फैन रहते हैं ब्लोअर्स, जो एटमॉस्फेरिक एयर को ही ब्लो करते हैं रेडिएटर पे, मतलब ऑयल को ठंडा करने के लिए। और एटमॉस्फेरिक एयर है तो उसमें डस्ट वगैरह बहुत है, तो वो सब जो फिल्टर है बीच में उसमें अटक जाती है। अगर फिल्टर ब्लॉक हो गया ना तो कूलिंग बराबर नहीं होगा, टेम्परेचर हाई हो जाता है फिर ट्रांसफार्मर का, तो इसलिए वो फिल्टर क्लीनिंग करना पड़ता है। आई में हम लोग करते हैं वो। उसके बाद विजुअल बट क्लोजली चेकिंग ऑफ पावर केबल्स फॉर टाइटनेट्स, ठीक है। जनरली ट्रांसफार्मर का केबल तो कभी मतलब लूज वगैरह तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हाई टॉर्क से उसको टाइट किया जाता है पहले,
बट फिर भी इंश्योर करना होता है हमको कि कोई केबल लूज तो नहीं है। अगर लूज हुआ ना तो मतलब अगर लूज होगा और गाड़ी चल रही है उस टाइम लूज हुआ तो बहुत बड़ा पावर फ्लैश तो होगा ही, वो बचने वाला नहीं है, मतलब वो केबल तो जल ही जाएगा। ट्रांसफार्मर का पर्टिकुलरली बहुत सेंसिटिव है मैटर, तो पावर केबल टाइट होना ही चाहिए हमेशा जब भी हम लोग कुछ रिप्लेस करते हैं, तो उसी टाइम हमको इंश्योर करना है कि हम लोग लगाते टाइम ही उसको टाइट लगाए। ये कभी लूज होना ही नहीं चाहिए पावर केबल ट्रांसफार्मर के जंक्शन बॉक्स में जो रहते हैं सेकेंडरी के। प्राइमरी तो ऊपर एक कनेक्शन रहता है, नीचे भी एक कनेक्शन रहता है, तो कभी लगाते टाइम ही लूज नहीं होनी चाहिए, एकदम फुल टाइट, ताकि इनफाई करना है, वर्किंग कंडीशन में लाना है। ये तो ये नाइट एग्जामिनेशन का एम होता है, सेफ्टी आइटम्स पे आ रहा है ना, ये बोल रहे। ठीक है। उसके बाद होता है ट्रिप इंस्पेक्शन। नाइट एग्जामिनेशन या डेली एग्जामिनेशन का मीनिंग समझ में आ गया, क्यों करना होता है, रीजन समझ में आ गया सबको, आई थिंक आ गया है। उसके बाद ट्रिप इंस्पेक्शन। ट्रिप इंस्पेक्शन ये आफ्टर एवरी 15 डेज किया जाता है, हर 15 दिन के बाद किया जाता है, और एक कार शेड में ही पॉसिबल है। प्लस ये डे एंड नाइट कभी भी कर सकते हैं हम लोग। ये शेड में ही क्यों करना है, क्योंकि इसके लिए पिट लाइन कंपलसरी है, पिट लाइन चाहिए ट्रिप इंस्पेक्शन करना है तो। बिकॉज ट्रिप इंस्पेक्शन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमको अंडर गियर कंप्लीटली चेक कर पाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं 15 दिन गाड़ी चलाया लाइन पे, हमने सिर्फ उसका डेली एग्जामिनेशन रोज किया है, बट हम लोग अंडर गियर में जाके चेक नहीं किए कि क्या हो, अंदर क्या सिचुएशन है ट्रेन के नीचे, मतलब अंडर गियर में क्या सिचुएशन है, किसी मतलब सेंट्रल पिवोट, अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसको चेक करना ज़रूरी है, वो हम लोग डेली एग्जामिनेशन में चेक नहीं कर पाते। तो उसको चेक करना है, इसके लिए हमको हर 15 दिन के बाद गाड़ी शेड में लाना कंपलसरी है, और हमको उसका ट्रिप इंस्पेक्शन करना होता है। ट्रिप इंस्पेक्शन का मेन एम होता है कि हमको अंडर गियर कंप्लीटली थरोली चेक करना होता है, व्हील से लेकर हर चीज़, बोस्टर, बोगी बॉडी बोस्टर से लेकर हर चीज़, अंडर गियर का मोटर वगैरह हर चीज़ हमको चेक करना है। गियर केस, अंडर गियर में जितने सारे पार्ट्स है सबको हमको चेक करना होता है आफ्टर एवरी 15 डेज। इलेक्ट्रिकल साइड से इतना कुछ चेक करने की जरूरत नहीं रहती, बट मैकेनिकल साइड से कंप्लीटली चेक करना है ट्रिप इंस्पेक्शन। इसके बाद हम लोग इंश्योर हो जाते हैं कि भाई अंडर गियर अच्छा है, गाड़ी सेफली चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रॉब्लम। ट्रिप इंस्पेक्शन एवरी 15 डेज। सर रेक्स का मतलब क्या होता है? रेक्स मतलब ईएमयू को ही रेक बोला जाता है। ईएमयू, ट्रेन, रेक, ये सब पैरेलल वर्ड है। सर कभी कभी लिखा रहता है सेट में इम्पिटी रेक्स फिर स्टेबल रेक्स, इसका डिफरेंस क्या है? हाँ, एम्प्टी रेक मतलब गाड़ी जब लास्ट जर्नी खत्म करती है, जैसे थाने पे एक गाड़ी विड्रॉ हो गई, मतलब विड्रॉ मतलब उसका जर्नी खत्म हो गया, लास्ट जर्नी रात को समझो 10 बजे, उसके बाद उसको कलवा कारशेड जाना है, जी सर। ठीक है, तो उसको एम्प्टी रेक हम लोग बोल देंगे। एम्प्टी मतलब खाली, पैसेंजर कोई उस पर चढ़ेगा नहीं, तो एम्प्टी रेक का बोर्ड लगा देते हैं। रेक मतलब ट्रेन या ईएमयू, रेक मतलब जी गाड़ी, सर। ठीक है। तो एम्प्टी रेक, और ओके दूसरा क्या बोले, स्टेबल रेक, स्टेबल रेक तो जैसे इसमें जनरली इसमें लिखा हुआ है स्टेबल रेक्स मेजर सेफ्टी आइटम्स, तो स्टेबल रेक का मतलब क्या होता स्टेबल मतलब रात में लास्ट जर्नी खत्म होने के बाद गाड़ी हमेशा, सारी गाड़ियां मुंबई में जितनी है 173, सब कहीं ना कहीं जाके स्टेबल हो जाती है, ठीक है। 173 तो टोटल हमारा होल्डिंग है, उसमें से 142 रेक्स डेली सर्विस में जाता है तीनों कारशेड से या अलग अलग स्टेबलिंग डिपो से, और शाम को रात को 2 बजे तक स्टेबल हो जाता है, मतलब रुक जाता है कहीं ना कहीं जाके, उसको स्टेबल है? जी रेक्स सर। बोलते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। ट्रिप इंस्पेक्शन भी हम लोग समझ गए। म्यूट कर देना। कुर्ला, कलवा, कानपड़ा, सानपड़ा 3 मेन शेड है। कुर्ला का शेड, बात मत कीजिएगा, बात मत कीजिए, कोई भी बात मत कीजिए। म्यूट करके रखिए अपना मोबाइल में जो सिंबल है हेडफोन का वो, ठीक है। शुरू करते फिर से। शेड वाइज ईएमयू रेक होल्डिंग। होल्डिंग मतलब, होल्डिंग वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। होल्डिंग मतलब एक कारशेड के पास कितना ईएमयूज को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कैपेसिटी है, ठीक है। जैसे कुर्ला कारशेड के पास टोटल 71 रेक्स है, मतलब कुर्ला कारशेड 71 रेक्स या ईएमयूज को मेंटेन करता है।
तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो 71 ब्रेक्स उसको दिए गए हैं वो मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इसमें बाइफरकेशन भी पता है, एयर कंडीशनिंग भी है, चल एक गाड़ी है सीमेंस 2 है 15 डब्बा वाली, 12 डब्बा 34 है, 34 बीटी ट्रेन से सीमेंस 34 है, बीटी 34 ऐसे 71 है। वैसे कलवा कारशेड का भी डिस्ट्रीब्यूशन आप जान लीजिए, 49 ब्रेक्स थे कलवा कारशेड के पास, चंदपाड़ा के पास 53 है। ठीक है, कुछ रेट्रो गाड़ी चल रही है, कुछ मेमो गाड़ी भी है। कलवा कारशेड एसी रेट्रो संभालता है 12 और सैनपड़ा कारशेड 9 एसी डीसी रेट्रो संभालता है अभी भी, मतलब उनके पास उनकी होल्डिंग के अंडर है, हम लोग चला नहीं रहे हैं सर्विस में। तो टोटल हमारे पास 173 रेक्स है मुंबई में, सेंट्रल रेलवे की बात हो रही है अभी सिर्फ। तो हम तीनों कारशेड को मिला के हमारे पास 173 ट्रेन है और इन सबको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आगे चलते हैं, जनरल आइडिया है ये सब, हम लोग क्या करते हैं, कितने रेक्स मेंटेन करते हैं। उसके बाद देखिएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसा मेंटेनेंस। वो हम लोग ये करो ना, स्क्रीन स्क्रॉल करो ना बाजू में। कौन सा दिख रहा है अभी? ठीक है, अभी ठीक है। हाँ सही है सही है। ओके ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस मतलब क्या, हम लोग मेंटेनेंस क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है। हम लोग सब लोग है, तीनों कारशेड है, मार्केटिंग का वर्कशॉप भी आता है उसमें, हम लोगों को मेंटेनेंस करने के लिए रखा गया है गाड़ियों का, ट्रेन का। तो हम लोग क्यों करना है, पहला तो रीज़न है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट। एसेट मतलब हमारा एसेट है हमारी ट्रेन, लोकल ट्रेन EMU। तो EMU अवेलेबल रहनी चाहिए हमेशा, मतलब इन हेल्दी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन में हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए, उसके लिए मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ एसेट, मतलब रिलायबिलिटी होना चाहिए। हम लोग ये टर्म पहले लास्ट वाले लेक्चर में समझ चुके हैं। रिलायबिलिटी मतलब हम लोग उस पर भरोसा कर पाए, मतलब अगर हम लोग सर्विस में देते हैं EMU को तो वो बिना फेल हुए चलने का जो गारंटी है, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग रिलायबिलिटी है उस गाड़ी की। तो हम लोग मेंटेनेंस करेंगे तो ही रिलायबिलिटी रहेगा गाड़ी का। उसके बाद देखिए दूसरा टू रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट को हमको रिड्यूस करना है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों इनकर होती है, अगर फेलियर आता है, ठीक है, मतलब अगर समझिए ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि हमने बराबर मेंटेनेंस नहीं किया है। ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो ट्रांसफार्मर इज़ वेरी कॉस्टली, मतलब बहुत कॉस्टली होता है, अराउंड 35 लाख का एक ट्रांसफार्मर रहता है। तो इतना महंगा ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो जाता है तो 35 लाख जो कॉस्ट है वो हमको इनकर करनी पड़ेगी। तो वो सब ना हो इसलिए हम लोग ये मेंटेनेंस करते हैं, ताकि कोई आइटम ख़राब ना हो हमारा और उससे हम लोग पैसा बचे हमारा मटेरियल ख़राब होने से। उसके बाद टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स एंड मेंटेनेंस टीम। अगर हम लोग प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे तो ऑब्वियसली पैसेंजर को हम लोग सेफ जर्नी प्रोवाइड कर पाएंगे, प्लस हमारा भी, हम लोग मेंटेनेंस मैन है, हमारी भी सेफ्टी इंश्योर रहेगी। अगर गाड़ी में जो लगे हुए इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, वो अच्छे से काम करेगी तो हम लोग भी सेफ रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, प्रमोद जी बात मतलब म्यूट कर दीजिएगा। 40 डेज में US 24 मंथ्स में अल्ट्रासोनिक टेस्ट 210 दिन बोला गया है, अभी 30 दिन प्लस माइनस हो सकता है वॉशिंग। तो ये मेंटेनेंस शेड्यूल्स है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, आई कब होता है, IC कितना है, लॉन्ग फॉर्म सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में, तो ये सब पता होना चाहिए। अभी हम लोग जानते हैं कि हर सेक्शन का क्या काम होता है इन सब शेड्यूल्स में। तो सबसे पहले पेंटोग्राफ सेक्शन है। पेंटोग्राफ सेक्शन क्या काम करता है TI में, एक गलती से कार्बन स्ट्रिप्स रहा अभी सब जगह पे, सॉरी, चेक द कंडीशन ऑफ कार्बन स्ट्रिप्स फॉर देयर ब्रेकेज, चिपिंग, फ्लैशिंग। तो पेंटोग्राफ सबको पता है, रूफ के ऊपर वाला इक्विपमेंट है, रूफ के ऊपर रहता है। पेंटोग्राफ का काम भी सबको पता है, हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको चेक करना होता है TI में, जब भी गाड़ी आती है तो क्या करते हैं पेंटोग्राफ सेक्शन वाले, पेंटोग्राफ को विजुअली चेक करते हैं पहले, कुछ
चिपिंग तो नहीं है, ब्रेकेज तो नहीं है, फ्लैशिंग तो नहीं है पेंटोग्राफ का पैन का। उसके बाद रूफ के ऊपर जो इंसुलेटर्स है, हमने फोटो देखा था लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन में, तो वो रूफ इंसुलेटर में का क्लीनिंग करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उस पर धूल सर जी मिट्टी म्यूट नहीं करने होनी बोलो चाहिए। ना, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट। ये बाकी लोगों को हाँ हाँ, सब लोग म्यूट करो। मैं इधर फोर्सफुली कर रहा हूँ म्यूट, बट कुछ लोग फिर से उसको अनम्यूट कर रहे हैं। म्यूट कीजिए, सब लोग म्यूट कीजिए। और बीच बीच में देखना है आपको कि म्यूट है क्या नहीं। हाँ, कभी कभी ऑटोमेटिकली भी वो अनम्यूट हो रहा होगा, तो उसको म्यूट कर दीजिएगा बार बार। हाँ, तो पेंटोग्राफ सेक्शन वाले क्या करते हैं, पहले तो फिजिकल चेकिंग करेंगे कि सब बराबर है क्या। उसके बाद अगर कुछ फ्लैशिंग चिपिंग है तो वो इंश्योर करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे अगर है तो। रूफ इंसुलेटर्स, रूफ पे जो भी इंसुलेटर्स है वो सब क्लीन करने हैं। इंसुलेटर्स समझ रहे हैं ना, ब्राउन कलर का रूफ के ऊपर रहता है पेंटो के आजू बाजू में, जहाँ पे केबल जिसके ऊपर ले की जाती है वो इंसुलेटर है, वहाँ पे धूल वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, तो उसके लिए क्लीनिंग ज़रूरी है। ये पानी से भी क्लीन किया जा सकता है या कपड़ा मार के। चेक एंड एंश्योर पेंटो रेजिंग लोअरिंग ऑपरेशन। पेंटो का पेंटो लोअर के लिए एक स्विच है डी कैब में, उसको ऑपरेट करके पेंटो बराबर रेज हो रहा है, लोअर कर रहा है, लोअर हो रहा है क्या। अपना ओके। हाँ, पेंटो रेजिंग एंड लोअरिंग इंश्योर करना है कि बराबर हो रहा है क्या नहीं। ये टीआई में किया जाता है सारा काम। नेक्स्ट है आईआई में क्या करते हैं पेंटोग्राफ का। आईआई में और डिटेल में चेक किया जाता है पेंटोग्राफ को, क्योंकि 60 दिन के बाद हम लोग पेंटोग्राफ इस तरीके से चेक कर रहे होते हैं। तो क्या तरीका है, सारे पेंटोग्राफ के जॉइंट रहते हैं ना, पेंटो में जॉइंट्स रहते हैं, मूवेबल पार्ट्स है बहुत सारे उसमें, तो जॉइंट है बीच में। तो वो जॉइंट को लुब्रिकेशन ज़रूरी है, ग्रीसिंग वगैरह करना पड़ता है। बियरिंग होता है पेंटो में कहीं कहीं लगा हुआ, 10-12 बियरिंग रहते हैं, 14 बियरिंग्स रहते हैं ऑलमोस्ट, अगर हम लोग नया बीटी गाड़ी वाला पेंटोग्राफ कंसिडर करेंगे तो उस जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देना ज़रूरी है, बियरिंग को ग्रीसिंग करना ज़रूरी है, ये सब हर आई में किया जाता है। अभी जो स्ट्रिप है कार्बन स्ट्रिप, वो जब चलती है गाड़ी, हमारी गाड़ी चलती है तो पेंटो और कॉन्टैक्ट वायर, वो जगह कॉन्टैक्ट वायर है, उसमें फ्रिक्शन होता है, घिसता है। तो कार्बन स्ट्रिप वैसा घिसना बहुत कम है, फिर भी थोड़ा बहुत तो घिसेगा ही, तो उसका थिकनेस मेजर करना होता है। एक लिमिट से ज़्यादा अगर वो घिस गया तो उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते उसके बाद। पहले कार्बन स्ट्रिप वाले पेंटोग्राफ से पहले ये कौन सा मेटल का स्ट्रिप रहता था, कॉपर स्ट्रिप। कॉपर स्ट्रिप राइट। तो कॉपर स्ट्रिप का जो वियर एंड टियर है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कार्बन स्ट्रिप, वो बहुत घिसता था। उसकी वजह से हमको उस पर बहुत एक्टिविटी, बहुत काम करने पड़ते थे, हमेशा पेंटो रेडी करके रखना पड़ता था, क्योंकि 45 दिन के बाद बहुत बार हमको आई में भी सिक मारना पड़ता था, मतलब 50-60 दिन में ही वो घिस गया। तो अभी तो वैसा कंडीशन नहीं है। और पर्टिकुलरली मानसून में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है पेंटोग्राफ के, क्योंकि मानसून में जो हम लोग ग्रीस लगाते हैं पेंटो पे, वो भी पानी की बारिश की वजह से निकल जाता था, फिर और फ्रिक्शन बढ़ेगा और घिसेगा। वो सारे प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व हो गए, क्योंकि अभी हमने कार्बन स्ट्रिप वाला पेंटोग्राफ लगाना शुरू किया है, पेंटोग्राफ पे कार्बन स्ट्रिप लगाना शुरू किया है, तो अभी बहुत सारे प्रॉब्लम कम रहेंगे। उसके बाद हम लोग को इंश्योर करना होता है कि कोई क्रैक तो डेवलप नहीं हुआ पेंटो के पार्ट्स में। जो रॉड्स है ना, अपर लिम लोअर लिम रहता है पेंटोग्राफ में, वो उसमें कोई क्रैक तो डेवलप नहीं हुआ, वो सब भी हमको इंश्योर करना होता है, क्योंकि क्रैक हमारे इसमें डेवलप होने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारा रनिंग सिस्टम है, बहुत सारे जर्क्स रखते हैं अंडर गियर, तो हम लोग जानते हैं क्रैक डेवलप होने के रीज़न, कि बहुत सारे जर्क्स हमको हमारी ट्रेन को हैंडल करने होते हैं, इम्पैक्ट्स हैंडल करने होते हैं, पॉइंट्स पे बहुत जोर का इम्पैक्ट होता है व्हील पे, व्हील का वही इम्पैक्ट सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है बाद में। वैसे ही पेंटोग्राफ में भी है, पेंटोग्राफ हमेशा कंटिन्यूसली घिसते रहता है। बहुत बार जो ऊपर OH में जो पार्ट्स रहते हैं OH के, वो कभी कभी हिट हो जाते हैं, या अगर OH प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से भी जर्क, मतलब इम्पैक्ट आ जाता है पेंटो पे, तो उसकी वजह से क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। तो वो भी हमको इंश्योर करना होता है में है क्या नहीं कुछ। सारे फास्टनर्स वगैरह नट बोल्ट टाइट है क्या, इंश्योर करना है आई में पेंटो का। तो पेंटो वाला ऊपर रूफ में जाके पूरा आई में पूरा काम करता ही है। टीआई में भी पेंटो रूफ के ऊपर जाके चेक करना होता है, आई में एडिशनल कुछ चीज़ें चेक करनी होती है। पे
पनवेल, CST और ठाणे पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आ ही जाती दिन में। तो सारी गाड़ियों पे एक बार जैसे नज़र मारना हो जाता है, जिसको बोलते हैं रोलिंग इन एग्जामिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट होता है नाइट एग्जामिनेशन। नाइट एग्जामिनेशन इसको डेली एग्जामिनेशन भी बोला जाता है। तो इससे नाम से ही समझ में आ रहा है डेली गाड़ी को चेक करना है, डेली गाड़ी को ट्रेन को चेक करना है। तो ये कहाँ करते हैं हम लोग ये कार शेड में भी करते हैं, और ऑब्वियसली सारी गाड़ियाँ कार शेड में नहीं आ सकती। तो कुछ गाड़ी हमारी लाइन पे ही रहती है, लाइन पे मतलब स्टैबलिंग डेपोट्स में। ऑल ओवर मुंबई स्टैबलिंग डेपोट्स बने हुए हैं। 17 टोटल नाइट स्टेबलिंग डेपोज है ऑल ओवर मुंबई। एग्जाम्पल के लिए CST में गाड़ी रुकती है, कुर्ला में गाड़ी रुकती है, पनवेल में गाड़ी रुकती है, नेरुल साइडिंग है, ठाकुरली साइडिंग है। उसके बाद कल्याण में भी, ठाणे में भी गाड़ी रुकती है स्टेशन के पास साइडिंग में। वांगनी साइडिंग है, कर्जत है, कसारा है, बदलापुर मतलब वांगनी। तो इन सब टिटवाला साइडिंग है, अंबरनाथ साइडिंग है। इन सब साइडिंग में गाड़ियाँ रात में अपना लास्ट जर्नी खत्म होने के बाद रुकती है। वहाँ पे नाइट एग्जामिनेशन किया जाता है। तो नाइट एग्जामिनेशन का एम क्या रहता है, नाइट एग्जामिनेशन में क्या चेक करते हैं? तो मेजर सेफ्टी आइटम्स इंक्लूडिंग अंडर गियर ऑफ द रेक इज चेक्ड। तो ऑब्वियसली डेली हम लोग गाड़ी का हर चीज़ चेक नहीं कर पाएंगे, ट्रेन बहुत बड़ी है, 12 डिब्बे की ट्रेन है, बहुत बड़ी है, और इतना मैन पावर हमारे पास नहीं रहता। तो आप जानते होंगे हर देखो में 5-6 लोग ही रहते हैं, कहीं तो 2-3 लोग ही है। तो वहाँ पे 4-4 5-5 गाड़ी होती है, उनको चेक करना होता है 4-5 गाड़ियों को। तो हमको जस्ट एक ओवरव्यू चेकिंग किया जाता है, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीज़ें हम लोग डेली नाइट को चेक करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें में क्या आता है? सेफ्टी आइटम्स। सेफ्टी आइटम्स मतलब अंडर गियर के जितनी चीज़ें हैं वो सेफ्टी आइटम में आती है, राइट? तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे व्हील हो गया, ऑब्वियसली साइडिंग में पिट लाइन तो मिलेगा नहीं, तो हम लोग ट्रेन के नीचे नहीं जा पाएंगे, बट साइड से, दोनों साइड से हम लोग चेक कर सकते हैं कोई क्रैक वगैरह तो डेवलप नहीं हो गया, कुछ कहीं हिट मार्क तो नहीं है, कहीं कुछ टूटा फूटा तो नहीं है अंडर गियर का। तो ये सारा चीज़ें हम लोग इंश्योर कर सकते हैं नाइट एग्जामिनेशन में। प्लस आजकल जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बहुत इंपॉर्टेंस आ गया है सेफ्टी के बाद, वो है पैसेंजर एमिनिटीज। लाइक अभी ट्विटर है, फेसबुक है, इन सब पे बहुत पैसेंजर्स कंप्लेंट करते हैं। तो कंप्लेंट जाती है डायरेक्टली DRM, GM, रेलवे बोर्ड को भी कोई कोई ट्वीट कर देता है ट्विटर से कि हमारा फ़ैन ही ख़राब है। तो अभी वो फ़ैन को भी बहुत इम्पोर्टेंस आ गया है, क्योंकि पैसेंजर अभी डायरेक्टली, एक फ़ैन बंद है उसके ऊपर वाला, भले ही वो एक आध दिन ही है, बट वो डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकता है DRM, GM, रेलवे बोर्ड सबको। तो ये पैसेंजर एमिनिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल। पैसेंजर एमिनिटीज़ मतलब लाइट, फ़ैन, सीट है, डोर्स है, विंडोज़ है लोकल ट्रेन के, इन सबको भी बहुत इम्पोर्टेंस आ गया है आजकल। इसके लिए भी बहुत गाली खाना पड़ता है आजकल CID, SSC सबको। तो ऑब्वियसली उनको गाली पड़ेगा, तो हमको मेंटेन करना है IA में। ये ऊपर पैसेंजर एरिया में आते हैं फिल्टर्स, क्लीन करना होता है। उसके बाद नीचे बेलोज लगे रहते हैं, लेदर बेलोज है या डक्ट है, कभी कभी कैनोपी लगा हुआ है, उसका इंटेक्टनेस सब कुछ बराबर है कि नहीं चेक करना है, कुछ टूटा तो नहीं है। बहुत बार बेलोज क्रैक हो जाते हैं, या लेदर बेलोज टूट जाते हैं, या कैनोपी क्रैक हो जाती है, तो उसको हमको चेंज करना है। क्लीनिंग ऑफ TM सक्शन एयर फिल्टर्स बाय ब्लोइंग, वही है एयर ब्लोइंग। TM पे भी हवा मारनी है, मतलब साफ सफाई। इंटेक्टनेस ऑफ अर्थिंग ब्रश एंड इट्स फंक्शनिंग, अर्थ रिटर्न ब्रश रहता है TM पे, तो उसको हमको चेक करना है बराबर है क्या नहीं। उसके बाद बॉडी अर्थिंग, अर्थिंग केबल बराबर लगी कि नहीं। सारे कवर्स जो है, मोटर के कवर्स हो सकते हैं या अंडर गियर में जितने हैं वो सब इंटैक्ट है क्या नहीं। एंड शील्ड होता है मोटर को, उसके सारे बोल्ट बराबर लगे हैं क्या नहीं, कुछ मिसिंग तो नहीं है एक आध बोल्ट, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे मोटर लगी है वो एक्सेल पे वाइब्रेशन बहुत रहता है, मोटर घूम रहा है कंटिन्यूसली, उसकी वजह से बहुत सारे बोल्ट लूज हो सकते हैं, लूज होकर निकल के मिसिंग भी हो सकते हैं। होता है ना, बहुत बार हमको मिलता है बोल्ट मिसिंग। तो क्यों होता है? क्योंकि वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की वजह से अगर थोड़ा भी टाइटनेस कम है, बोल्ट का टाइटनेस लगाते टाइम हमारा, तो वो धीरे 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 वाइब्रेशन की वजह से लूज होता है, फिर वो गिर जाएगा। इसलिए फुल टाइट जहाँ पे रिक्वायर्ड है, फुल टाइट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें निग्लिजेंस बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि बोल्ट गिर जाएगा नहीं तो। उसके बाद देखिए
क्या है उसके बाद चेकिंग एंड अटेंशन ऑफ गियर केस ऑयल लीकेज। आई में तो लीकेज होगा तो 60 डेज़ के बाद हम लोग चेक कर रहे हैं, तो लीकेज अगर मिलता है तो उसको अटेंड करना है। ज़्यादा लीकेज है तो गियर केस हम लोग सीक मार देते हैं, नया गियर केस फिट करते हैं। नया नहीं तो एटलीस्ट वही गियर केस हम लोग प्रॉपरली फिट करेंगे, क्योंकि लीकेज तभी होगा अगर प्रॉपर फिटमेंट नहीं तो। प्रॉपर फिटमेंट मतलब अलाइनमेंट वगैरह बराबर नहीं है, अंदर उधर वुलन पेल्ट लगाते हैं हम लोग, अगर वो बराबर नहीं लगा है, सीलेंट लगाते हैं गियर के इसके अलग अलग पार्ट एक दूसरे को लगाते टाइम वो बराबर नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जो गलतियाँ है हमारी उसकी वजह से गियर केस में लीकेज हो सकता है बाद में, तो उस केस में रीफिटमेंट भी सोल्यूशन रहता है, फिर से रीफिटमेंट करो। और ये सब बातें बहुत सीरियस है, क्योंकि एक गियर केस रीफिटमेंट करना मतलब आप जानते हैं कितना मैन पावर कितना पैसा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि गाड़ी को लिफ्टिंग करना है, कोच लिफ्टिंग करना है, एचआर सेक्शन में डालना है, बोगी लिफ्टिंग करना है, मोटर निकालना है, गियर केस रेडी करना है, फिर से फिटमेंट करना है। एटलीस्ट 3-4 शिफ्ट लगती है, गाड़ी स्ट्रेट में रहती है 1-2 दिन, तो बहुत सीरियस इश्यूज है ये सारे। तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि गियर केस में अगर ऑयल लीकेज की वजह से कम हुआ तो वो व्हील लॉक भी हो सकता है। तो व्हील लॉक हुआ तो वो तो फिर शेड के बाहर मैटर आ जाता है। शेड के बाहर मतलब हाईलाइटेड मैटर हेडक्वार्टर को सबको पता चल जाता है। जितना हम लोग शेड के अंदर मैनेज कर पाए बातों को उतना अच्छा रहता है, बाहर जाएंगे तो फिर और स्ट्रिक्ट काम हो जाता है। टाइप ऑफ मेंटेनेंस, अलग अलग टाइप के मेंटेनेंस होते हैं। हम लोग जो क्या करते हैं वो भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर पहला मेंटेनेंस होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज नाउ डिफाइंड एज सम ऑफ नेचुरल एंड पार्ट ऑफ। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रिवेंशन हम लोग समझते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर बेटर देन क्योर हम लोग बोलते हैं कि कोई चीज़ खराब ना हो इसके लिए जो भी हम लोग एक्शन लेते हैं उसको बोला जाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, जैसे हम लोग बीमार ना पड़े या हम लोगों को कुछ परेशानी ना हो इसलिए हम लोग भी अच्छा खाना खाते हैं, हम लोग खुद को मेंटेन करते हैं, अच्छे से नीट एंड क्लीन रखते हैं ताकि हमको कोई बीमारी ना हो, तो उसको हम लोग प्रिवेंटिव वे से लेते हैं ताकि कोई हमको प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए जो भी हम लोग एक्शन लेते हैं उसको प्रिवेंशन बोलते हैं, ताकि कुछ हो ना। वैसा ही ये है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ऐसे एक्शंस हमारे जिसकी वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम आएंगे नहीं। प्रॉब्लम आए नहीं है अभी तक, लेकिन आने भी नहीं चाहिए, इसलिए जो भी हम लोग करते हैं उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोला जाता है। जैसे हम लोग रिलायबिलिटी आरएपी चलाते हैं ना, हर सेक्शन हर स्टेट का हर सेक्शन आरएपी चलाता है, रिलायबिलिटी एक्शन प्लान। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं हम लोग जिसकी वजह से फेल्यूर नहीं होता। एक उसमें एक प्रॉब्लम उसमें एक एग्जांपल ये भी होता है, हम लोग मानसून प्रिकॉशन वाला एक्टिविटीज़ करते हैं। प्रॉब्लम आएगा गाड़ी में, बट मानसून आने वाला है फ्यूचर में, उसकी वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकते हैं, पानी जा सकता है सर्किट्स में कहीं पे भी, तो उसके लिए हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, इसलिए हमको सीलेंट लगाना है, यहाँ पे पानी जा सकता है तो वहाँ पे सीलेंट लगाना पड़ेगा, प्लम्बी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो लगाते हैं हम लोग बराबर। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंडर आता है, क्योंकि फेलियर हुआ नहीं है अभी तक बट हो सकता है, उसको अवॉइड करना है, इसके लिए हम लोग एक्शन ले रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो वो होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। दूसरा होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। मतलब गाड़ी में कुछ ब्रेक डाउन हो गया, मतलब गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए और वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट या जो भी सर्किट है वो खराब हो गया, फेल हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, अब उसको हमको रिपेयर ही करना पड़ेगा, तो दैट रिपेयरिंग इज कॉल्ड एज ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ठीक है, अब ब्रेक डाउन हो गया, खराब हो गया कोई पार्ट, अब उसको रिपेयर करो या तो रिप्लेस करो, वो मतलब होता है कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। वो भी हम ही करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कार की, तो होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। उसके बाद देखिएगा तीसरा है डायरेक्टेड मेंटेनेंस। इसका मतलब होता है ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जैसा ही है, बट एक स्पेसिफिक वे से हम लोग कंडीशन बेसिस पे इस पे काम कर सकते हैं, कंडीशनल बेसिस पे। जैसा हम लोग कुछ जैसा पर्टिकुलरली होता है कि कभी कभी हमारे मास्टर कंट्रोल में प्रॉब्लम आने लग गए, ठीक है, प्रॉब्लम आने लग गए, तो उसको हम लोग एक मास्टर कंट्रोलर में प्रॉब्लम आ गया, लेकिन मास्टर कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गाड़ी का मास्टर कंट्रोलर अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो गाड़ी तो लाइन पे खड़ी रहेगी। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर आइटम में हमको प्रॉब्लम मिल गया, लेकिन एक ही गाड़ी में मिला, एक ही बार मिला, लेकिन फिर भी हमको अभी उससे सीख लेनी है, क्योंकि गाड़ी उसकी वजह से लाइन पे खड़ा था बहुत टाइम के लिए,
तो अभी हम लोग उससे सीख लेते हैं, और भले ही बाकी गाड़ी में वो प्रॉब्लम हो ना हो हमको पता नहीं, बट वो प्रॉब्लम फिर से नहीं आना चाहिए मास्टर कंट्रोलर का। इसलिए हम लोग सारी गाड़ियों में मास्टर कंट्रोलर का एक साइकिल से चेकिंग करते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो वाला प्रॉब्लम तो उसमें है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टेड मेंटेनेंस। हम लोगों ने कुछ कंडीशन बेसिस पे डिसीजन लिया है और वो काम किया है, उसका एक रीज़न होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा फेलियर होता है। लाइन पे गाड़ी खड़े रहना है बहुत बड़ा फेलियर है हमारे लिए, तो वो ना हो इसके बाद फ्यूचर में, उसके लिए हम लोग ये करते हैं। एक मिनट, मुझे कॉल आया है। हेलो। आई का कोई लॉन्ग फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ नाम है, ABC जैसा होता है ना, शेड्यूल के अच्छा नाम है। उसका मीनिंग यही है Okay. कि उसमें हम लोग क्या काम करते हैं, वही उसका मीनिंग है। बाकी उसका लॉन्ग फॉर्म वगैरह कुछ नहीं, नाम दिया गया है बस। ओके सर। हाँ, तो इंस्पेक्शन सी शेड्यूल है। उसके बाद ये हम लोग आफ्टर एवरी 8 मंथ करते हैं। तो इसका भी वही लॉजिक है, आप समझ रहे होंगे कि हम लोग डेली एग्जामिनेशन TI आए तो कर ही रहे थे आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। अब ये IC क्या करना है आफ्टर 8 महीने के बाद, ऐसा क्या अलग करना है? तो अलग ये करना है कि हमने कुछ चीज़ें छोड़ी रहती है, जो हम छोड़ी रहती है इन द सेंस TI आए में हमने वो डेली एग्जामिनेशन में वो चीज़ें चेक नहीं की है, ऐसी कुछ चीज़ें रहती है। तो चेक क्यों नहीं रहती है? क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है। जैसे ट्रेन में कुछ इक्विपमेंट्स है, जैसे बैटरी है, इसको रोज रोज चेक करने का जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रिचार्जेबल बैटरी है, चार्जिंग रिचार्जिंग चलते रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए उसको डेली चेक करने की जरूरत नहीं है। IA में भी चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग एक बार नज़र मारते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमारी लोकल ट्रेन बहुत ज़्यादा चलती है, इसलिए हम लोग हर चीज़ एक्स्ट्रा ही काम करते हैं गाड़ी पे, ताकि रिलायबिलिटी अच्छे से रहे, गाड़ी फेल ना हो। तो बैटरी है, तो बैटरी को रोज रोज IA में आफ्टर एवरी 60 डेज भी चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग IC में बैटरी को चेंज करते हैं, निकाल लेते हैं उसका आयन, मतलब जो लिक्विड है उसमें डाला हुआ डिस्टिल वाटर, वो सब चेंज करते हैं, चार्जिंग करते हैं फुल, और फिर उसको डालते हैं। LT जंपर्स जंपर्स सारे हम लोग चेक करते हैं, कपलर्स। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर हम लोग चेक, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हम लोग कंडक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं UST, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ये हम लोग रेगुलरली नहीं करते, लेकिन IC में पक्का करते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्ट किस लिए करते हैं हम लोग? ये जो व्हील का एक्सेल होता है, उसमें कोई क्रैक तो डेवलप नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए। तो ये रोज रोज करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी का मटेरियल रहता है, वैसे इसमें क्रैक डेवलप नहीं होगा, लेकिन हम लोग इंश्योर करते हैं आफ्टर एवरी 8 मंथ्स कि कोई क्रैक तो डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ बार वगैरह भी चेक करना है, ये इंस्पेक्शन सी शेड्यूल में। बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल साइड से जैसा हम लोग IA में काम करते हैं, वो तो हम लोग करेंगे, मतलब IC में कुछ चीज़ें, ये चीज़ें एक्स्ट्रा है IA के कंपेरिजन में, क्योंकि बहुत दिन हो गए गाड़ी चल रही है, इसलिए चेक किया था और ऐसे कैसे छोड़ दिया, प्रॉब्लम था तो ये सब चीज़ें हैं, और ये सारे मेंटेनेंस शेड्यूल हम लोग हर गाड़ी पे करते हैं। तो हमारा PPI यही सब करता है, तो उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है कि भाई किस गाड़ी का IA आज करना है। आज करना है मतलब, ये गाड़ी का IA आज करना है मतलब उसका लास्ट IA 60 दिन पहले हुआ था। किसी गाड़ी का आज IC करना है मतलब उसका लास्ट IC 8 महीने पहले हुआ था इसी दिन। तो इस तरीके से वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। PPI अपना हर स्टेट में PPI है, प्रोग्रेस प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके पास ये सारा रिकॉर्ड रहता है, किस गाड़ी का कौन सा शेड्यूल कब हुआ है। तो आप अभी इमेजिन कीजिए हर एक गाड़ी का रोलिंग इन एग्जामिनेशन हो रहा है। रोलिंग इन एग्जामिनेशन मतलब पनवेल थाने स्टेशन पे उसको चेक किया जा रहा है विजुअली। वही गाड़ी का रोज रात में डेली एग्जामिनेशन हो रहा है। उसी गाड़ी का 15 दिन के बाद ट्रिप इंस्पेक्शन हो रहा है, शेड में बुला के गाड़ी को। उसी गाड़ी को हम लोग 60 दिन के बाद IA में फिर से शेड में बुलाते हैं और उसको कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली चेक करते हैं। उसी गाड़ी को हम लोग 8 महीने के बाद IC शेड्यूल के लिए फिर से शेड में बुलाते हैं, उसमें अल्ट्रासोनिक टेस्ट, बैटरी वगैरह ये सब चेंज करते हैं आफ्टर एवरी 8 मंथ। और वही गाड़ी जब 2 साल तक अपना सर्विस खत्म करती है पूरा, 24 मंथ्स, वो हम लोग माटुंगा POH में वापस भेज देते हैं। तो ये हर गाड़ी पे हम लोग ये इतने सारे मेंटेनेंस शेड्यूल्स रेगुलरली करते हैं। बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ बोला जाता है इसको, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन में इतना मेंटेनेंस नहीं होता जितना लोकल ट्रेन में किया जाता है। इतना एक्सटेंसिव मेंटेनेंस, बार बार गाड़ियों को हम लोग चेक करते हैं, और इसीलिए गाड़ी की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमारी लोकल ट्रेन
इतनी ज़्यादा चलने के बाद भी ऑलमोस्ट एवरी लोकल ट्रेन डेली 15 से 18 घंटा चलती है एवरेज, अगर 15 घंटा तो चलती ही है। तो इतना चलने के बाद भी उसमें फेल्यूर बहुत कम रहते हैं, तो क्योंकि हम लोग इतना सारा मेंटेनेंस करते हैं। रफ आइडिया है ये स्क्रीन, इस स्लाइड में आपको ड्यूरेशन, अगर एग्जाम देना है, कुछ आगे बढ़ना है, प्रमोशन वगैरह, तो सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए और वो एक दिन में आती नहीं। हम लोग एक टेक्निकल फील्ड है, आप ऐसा सोचो कि हाँ 10 दिन में सब मैं पढ़ लूँगा, तो वो मुश्किल है परफेक्टली आना हर चीज़। धीरे धीरे हमको ये सब आदत डालनी है। सब तो दोस्त लोग ही रहते हैं स्टेट में, अलग अलग सेक्शन में, तो देखना है वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, तो हमको फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। मुझे लगता है कारशेड में अभी बहुत यंगस्टर है, बहुत यंगस्टर दिखते हैं कुर्ला कारशेड में भी, तो अच्छा करियर ऑप्शन रहता है। रेलवे में एसएससी तक जा सकता है टेक्नीशियन से, तो हम लोग करना चाहिए, सब लोग पढ़ो अच्छे से। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ से, डिटेल में अगर कुछ चाहिए तो आपको और मेहनत करना पड़ेगा। आगे सर बढ़ते जी, हैं। हाँ, सिलिका जेल जो है वो ट्रांसफार्मर का सेम रहता है, ये अलग रहता है ये? इसमें आई थिंक थोड़ा अलग रहता सिलिका है। मैंने इसमें है ना, जी मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा इसका, मैंने मैनुअल वगैरह देखा नहीं है, मैं बताता हूँ कुछ सर थोड़ा। एयर जी ब्लास्ट जी रिले से रिलेटेड है वो सिलिका जेल। किसका? एयर ब्लास्ट रिले रहता है ना सर, वो व्हाइट कलर का फिल्टर टाइप में रहता है, हाँ 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 उधर का रहता है ये वीसीबी का। हाँ, बराबर बराबर, ठीक है। ओके ओके, जो देखिए थैंक यू। अभी जो वीसीबी में काम किया है ना, उनको अच्छे से पता है, कुछ लोग खुद किया है। तो मैंने भी आई थिंक इसका सिर्फ पढ़ा ही है, मैंने देखा नहीं कभी वीसीबी एक्चुअल ओवरऑलिंग करते टाइम। तो यही सब हमको नॉलेज लेना है, ठीक। सिलिका जेल वही रहेगा, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है, क्वांटिटी कहाँ पे लगा रहेगा, ये सब हमको जानकारी लेना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो सिलिका जेल का वही रहता है, मॉइस्चर वगैरह एयर में जो है वो निकल जाए इसके लिए, ठीक है। टाइटनेस वगैरह इंश्योर करना है, ये सब तो हर जगह कॉमन रहेगा। प्रेशर स्विच, प्रेशर रेगुलेटर, इन सब का फंक्शनिंग, इंटेक्टनेस हमको पता होना चाहिए। उसके बाद ये है ड्राइविंग कैप। ड्राइविंग कैप के कंपोनेंट्स जो है उसको भी हम लोग टीआई में चेक किया जाता है, पर्टिकुलरली इंस्पेक्शन सेक्शन वाले ही चेक करते हैं इसको। कैब में जितने कंट्रोल्स अवेलेबल है मोटरमैन को चलाने के लिए, गार्ड को जो ऑपरेट करता है, वो सब चालू है कि नहीं, वो इंश्योर करना है हमको हर टीआई। डेली एग्जामिनेशन में भी नाइट में ये सब किया जाता है कि कैब में जितना एक्सेसरीज है, जितने कंट्रोल्स है, स्विचेस है, एमसीबीज है, रिलेज है, एमसीबी जन वो तो नहीं, लेकिन स्विचेस ऑपरेट करके सब जगह पे देखा जाता है। मतलब हेडलाइट चल रहा है कि नहीं, टेल लाइट चल रहा है नहीं, टेल लैम्प चल रहा है कि नहीं, पेंटो रेज ब्लोअर हो रहा है कि नहीं, वीसीबी ओपन क्लोज कमांड जा रहा है कि नहीं स्विच से, ऐसे हमको इंश्योर करना होता है डेली। टीआई में भी करना है, साउंड ब्लो करके देखना है बराबर हो रहा है कि नहीं, हॉर्न पैडल वगैरह उसका, डोर लैच कैब के जितने चीज़ें हैं सब बराबर है कि नहीं इंश्योर करना होता है। टीआई में करते हैं, आईसी में भी करते हैं, आई में भी ये सब करते ही है। उसके बाद मास्टर कंट्रोलर, ये हमारे पास ही रहने वाले सेक्शन है, मतलब कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट पे गया मोस्टली, तो भी ये सब चीज़ें तो रेलवे की है, तो रेलवे को जनरली मेंटेन करनी पड़ेगी, अंडर गियर वगैरह ये सब। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा और एक आध दिन सेशन रखेंगे डिटेल में जानने के लिए। तो क्या होता है, सिलिका जेल एक जेल होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो मॉइस्चर मतलब ह्यूमिडिटी, जो एयर में हवा रहती है, वो अगर हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल में मिक्स हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, सिलिका जेल एक लगा हुआ हुआ रहता है, सिलिका जेल का पॉट होता है ट्रांसफार्मर में, वो वो जो मॉइस्चर है ऑयल में का वो निकाल लेता है, और वो सिलिका जेल फिर कलर रहता है सिलिका जेल का। सिलिका जेल मतलब एक सिलिका मतलब वायु होती है ना, रेत होती है ना, रेत। तो रेत का एक पर्टिकुलर कलर की रेत रहती है, जैसे पिंक कलर की रहती है वो, लेकिन जब उसमें मॉइस्चर भर जाता है तो ब्लू हो जाती है। कलर वाली सिलिका रहती है वो, और उसका कलर देख के पता कर सकते हैं कि ये इसमें मॉइस्चर भर गया है। और ज़्यादा भर गया मॉइस्चर तो उसको क्या करना होता है, निकालना होता है, तो गर्म करना होता है। तो हम लोग गर्म करने की वेट नहीं करते,
पुराना निकाल देते हैं, नया लगा देते हैं, तो पुराना निकला हुआ अपने पास पड़ा रहता है, उसको हम लोग हीट करके प्रॉपर कर सकते हैं, तो रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा इशू है सिलिका जेल में। तो आई में देख रहे हैं हम लोग क्लीनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। आई में हम लोग क्लीन भी करते हैं ट्रांसफार्मर को, मतलब जो धूल मिट्टी आती है उसको क्लीन करना होता है। ये तो नॉर्मल क्लीनिंग हो गया, मतलब सरफेस क्लीनिंग। उसके बाद हमको फिल्टर भी क्लीन करना होता है। ट्रांसफार्मर में फिल्टर लगे रहते हैं, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो बहुत गर्म होता है, उसको कूल करने के लिए रेडिएटर नाम का इक्विपमेंट लगा रहता है ट्रांसफार्मर में, ऑयल को कूल करने के लिए रेडिएटर नाम का इक्विपमेंट। और रेडिएटर का नाम का इक्विपमेंट में क्या रहता है, ब्लोअर्स रहते हैं, फैन रहते हैं ब्लोअर्स, जो एटमॉस्फेरिक एयर को ही ब्लो करते हैं रेडिएटर पे, मतलब ऑयल को ठंडा करने के लिए। और एटमॉस्फेरिक एयर है तो उसमें डस्ट वगैरह बहुत है, तो वो सब जो फिल्टर है बीच में उसमें अटक जाती है। अगर फिल्टर ब्लॉक हो गया ना तो कूलिंग बराबर नहीं होगा, टेम्परेचर हाई हो जाता है फिर ट्रांसफार्मर का, तो इसलिए वो फिल्टर क्लीनिंग करना पड़ता है। आई में हम लोग करते हैं वो। उसके बाद विजुअल बट क्लोजली चेकिंग ऑफ पावर केबल्स फॉर टाइटनेट्स, ठीक है। जनरली ट्रांसफार्मर का केबल तो कभी मतलब लूज वगैरह तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हाई टॉर्क से उसको टाइट किया जाता है केबल, बट फिर भी इंश्योर करना होता है हमको कि कोई केबल लूज तो नहीं है। अगर लूज हुआ ना तो मतलब अगर लूज होगा, गाड़ी चल रही है उस टाइम लूज हुआ तो बहुत बड़ा पावर फ्लैश तो होगा ही, वो बचने वाला नहीं है, मतलब वो केबल तो जल ही जाएगा। ट्रांसफार्मर का पर्टिकुलरली बहुत सेंसिटिव है मैटर, तो पावर केबल टाइट होना ही चाहिए हमेशा जब भी हम लोग कुछ रिप्लेस करते हैं, तो उसी टाइम हमको इंश्योर करना है कि हम लोग लगाते टाइम ही उसको टाइट लगाए। ये कभी लूज होना ही नहीं चाहिए पावर केबल ट्रांसफार्मर के जंक्शन बॉक्स में जो रहते हैं सेकेंडरी के। प्राइमरी तो ऊपर एक कनेक्शन रहता है, नीचे भी एक कनेक्शन रहता है, तो कभी लगाते टाइम ही लूज नहीं होनी चाहिए, एकदम फुल टाइट, ताकि इन 14 बियरिंग्स रहते हैं ऑलमोस्ट। अगर हम लोग नया बीटी गाड़ी वाला पेंडोरा कंसिडर करेंगे तो उस जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देना ज़रूरी है, बियरिंग को ग्रीसिंग करना ज़रूरी है, ये सब हर आई में किया जाता है। अभी जो स्ट्रिप है कार्बन स्ट्रिप, वो जब चलती है गाड़ी, हमारी गाड़ी चलती है तो पेंटो और कॉन्टैक्ट वायर, वो जगह कॉन्टैक्ट वायर है उसमें फ्रिक्शन होता है, घिसता है, तो कार्बन स्ट्रिप वैसा घिसना बहुत कम है, फिर भी थोड़ा बहुत तो घिसेगा ही, तो उसका थिकनेस मेजर करना होता है। एक लिमिट से ज़्यादा अगर वो घिस गया तो उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते उसके बाद। पहले कार्बन स्ट्रिप वाले पेंटोग्राफ से पहले ये कौन सा मेटल का स्ट्रिप रहता था, कॉपर स्ट्रिप। कॉपर स्ट्रिप, राइट। तो कॉपर स्ट्रिप का जो वियर एंड टियर है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कार्बन स्ट्रिप, वो बहुत घिसता था, उसकी वजह से हमको उस पर बहुत एक्टिविटी, बहुत काम करने पड़ते थे, हमेशा पेंटो रेडी करके रखना पड़ता था, क्योंकि 45 दिन के बाद बहुत बार हमको आई में भी सिक मारना पड़ता था, मतलब 50-60 दिन में ही वो घिस गया। तो अभी तो वैसा कंडीशन नहीं है, और पर्टिकुलरली मानसून में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है पेंटोग्राफ के, क्योंकि मानसून में जो हम लोग ग्रीस लगाते हैं पेंटो पे, वो भी पानी की बारिश की वजह से निकल जाता था, फिर और फ्रिक्शन बढ़ेगा और घिसेगा। वो सारे प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व हो गए, क्योंकि अभी हमने कार्बन स्ट्रिप वाला पेंटोग्राफ लगाना शुरू किया है, पेंटोग्राफ पे कार्बन स्ट्रिप लगाना शुरू किया है, तो अभी बहुत सारे प्रॉब्लम कम रहेंगे। उसके बाद हम लोग को इंश्योर करना होता है कि कोई क्रैक तो डेवलप नहीं हुआ पेंटो के पार्ट्स में, जो रॉड्स है ना, अपर लिम लोअर लिम रहता है पेंटोग्राफ में, वो उसमें कोई क्रैक तो डेवलप नहीं हुआ, वो सब भी हमको इंश्योर करना होता है, क्योंकि क्रैक हमारे इसमें डेवलप होने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारा रनिंग सिस्टम है, बहुत सारे जर्क्स रखते हैं अंडर गियर, तो हम लोग जानते हैं क्रैक डेवलप होने के रीज़न, कि बहुत सारे जर्क्स हमको हमारे ट्रेन को हैंडल करने होते हैं, इम्पैक्ट्स हैंडल करने होते, पॉइंट्स पे बहुत जोर का इम्पैक्ट होता है व्हील पे, व्हील का वही इम्पैक्ट सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है बाद में। वैसे ही पेंटोग्राफ में भी है, पेंटोग्राफ हमेशा कंटिन्यूसली घिसते रहता है। बहुत बार जो ऊपर OH में जो पार्ट्स रहते हैं OH के, वो कभी कभी हिट हो जाते हैं, या अगर OH प्रॉपर नहीं है तो इसकी वजह से भी जर्क मतलब इम्पैक्ट आ जाता है पेंटो पे, तो उसकी वजह से क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, तो वो भी हमको इंश्योर करना होता है में है क्या नहीं कुछ। सारे फास्टनर्स वगैरह नट बोल्ट टाइट है क्या इंश्योर करना है आई में पेंटो का। तो पेंटो वाला ऊपर रूफ में जाके पूरा आई में पूरा काम करता ही है, टीआई में भी पेंटो रूफ के ऊपर जाके चेक करना होता है, आई में एडिशनल कुछ चीज़ें चेक करनी होती है, आईसी में भी करते हैं, तो वो फिल्टर तो क्लीनिंग मस्ट है सब जगह पे। आई में देखिए स्पेसिफिकली जो HP LP है ना,
हाई प्रेशर लो प्रेशर वॉल्व लगे रहते हैं कंप्रेसर में, HP LP 2 LP 1 HP वॉल्व रहता है। तो वो वॉल्व को हमेशा हमको चेक करना है उसका टाइटनेस, क्योंकि अगर उसका टाइटनेस कम हुआ तो वहाँ से ऑयल लीकेज कर सकता है, क्योंकि HP LP वॉल्व डायरेक्टली ऑलमोस्ट कनेक्ट रहते हैं पिस्टन असेंबली से, और पिस्टन असेंबली में ऑयल है। अगर ये वॉल्व बराबर नहीं है, काम बराबर नहीं कर रहे, तो वहाँ से ऑयल बाहर निकलेगा कंप्रेसर के ऊपर। धीरे धीरे ऑयल कम होगा, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि लुब्रिकेशन कम है तो पिस्टन ज़्यादा घिसेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, पिस्टन टूटेगा भी। तो ये सारे प्रॉब्लम भी हम लोग इसको देख के ही समझ सकते हैं। ऑयल अगर HP LP से बाहर निकल रहा है तो फ्यूचर में क्या होने वाला है। कंप्रेसर में IC में हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन चेकिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व लगा रहते हैं कंप्रेसर के बाद। जो कंप्रेसर ने जो एयर एटमॉस्फेयर से खींचा है उसको पुश कर देता है अपने पाइपलाइन में, न्यूमेटिक पाइपलाइन में। उसके बाद वो एयर वापस नहीं आनी चाहिए कंप्रेसर की तरफ, इसलिए बीच में नॉन रिटर्न वाल्व लगा रहता है, उसको भी चेक किया जाता है, चेक करना होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ ऑयल फिल्टर अलॉन्ग विद कंप्लीट ऑयल चेंजिंग की एक्टिविटी भी है कंप्रेसर की IC में। वॉल्व चेकिंग है, वॉल्व क्लीनिंग है। तो जितना हो सके हम लोग गाड़ी पे ही करते हैं इसका, मोस्टली निकालते नहीं है, गाड़ी पे ही रहते हैं कंप्रेसर, उसके सारे काम। अगर फेल होता है तो ही हम लोग गाड़ी से निकालते हैं कंप्रेसर को। VCB है, जो VCB पे काम करते, VCB अभी अपने पास ही है, अभी भी हमको ही मेंटेन करना होता है। VCB के अलग। हाँ बोलिए। ये फील्ड टेस्ट क्या होता है? फील्ड टेस्ट इसमें था TI का सेकंड पॉइंट में था ना कंप्रेसर में, फील्ड टेस्ट FEEL। हाँ, फील्ड टेस्ट फॉर जनरेशन ऑफ हीट ड्यूरिंग रन। तो ये मतलब फील्ड टेस्ट मतलब फील करना है कि ज़्यादा कंप्रेसर गर्म तो नहीं है। देखिए कंप्रेसर अगर बराबर चल रहा है, ठीक है, मतलब अगर समझिए ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि हमने बराबर मेंटेनेंस नहीं किया है। ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो ट्रांसफार्मर इज़ वेरी कॉस्टली, मतलब बहुत कॉस्टली होता है। अराउंड 35 लाख का एक ट्रांसफार्मर रहता है। तो इतना महंगा ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाता है तो 35 लाख जो कॉस्ट है वो हमको इनकर करनी पड़ेगी। तो वो सब ना हो, इसलिए हम लोग ये मेंटेनेंस करते हैं, ताकि कोई आइटम खराब ना हो हमारा, और उससे हम लोग पैसा बचाए हमारा मटेरियल खराब होने से। उसके बाद टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स एंड मेंटेनेंस टीम। अगर हम लोग प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे तो ऑब्वियसली पैसेंजर को हम लोग सेफ जर्नी प्रोवाइड कर पाएंगे, प्लस हमारा भी, हम लोग मेंटेनेंस मैन है, हमारी भी सेफ्टी इंश्योर रहेगी। अगर गाड़ी में जो लगे हुए इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, वो अच्छे से काम करेगी तो हम लोग भी सेफ रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, प्रमोद जी बात मतलब म्यूट कर दीजिएगा। उतना बड़ा मैटर हो सकता है, डेथ हो सकती है किसी की, कैजुअलिटीज बहुत सारे हो सकती है, तो इसलिए ये अंडर गियर बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें का भी सबसे इम्पोर्टेंट व्हील है। व्हील का सिर्फ मतलब क्रैक ही कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हील में। व्हील का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है उसका डायमेंशन, व्हील का प्रोफाइल। सर अभी तो सब सॉलिड व्हील है, तो उसमें ये ग्लट रिंग वगैरह नहीं लगता ना? अभी तो नहीं लगेगा। एक्चुअली प्रेजेंटेशन में मैं वो कॉपी किया है कहीं से, तो वो उसमें पुराना व्हील वाला भी होगा। तो अभी तो सब इसमें नहीं रहेगा। अभी तो ये सब है। हाँ करेक्ट, ठीक है। अभी व्हील को चेक करना है, मतलब हमको व्हील प्रोफाइल चेक करना है। मैं बताता हूँ, है ना, बराबर है आपका जो पॉइंट बोला था आपने। अभी व्हील में जनरली व्हील प्रोफाइल चेक करना सबसे इम्पोर्टेंट है, और व्हील टैपिंग एक होता है, मतलब जिससे पता कर सकते हैं व्हील में क्रैक है क्या नहीं। एक एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल वाली बात होती है व्हील को टैप करके बताना कि वो उसमें क्रैक वगैरह है क्या नहीं। तो यार ये तो रेगुलरली करते ही है सब लोग, लाइन पे स्टाफ भी ये सब एक्सपर्ट लोग हैं जो व्हील को टैप करके पता कर सकते हैं क्रैक है क्या। पर व्हील में क्रैक तो बहुत रेयरली कुछ मिलता है, लेकिन व्हील प्रोफाइल बहुत इम्पोर्टेंट है।
व्हील प्रोफाइल मतलब व्हील का जो शेप हमारे, एक दिन हम लोग व्हील पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं, व्हील के अलग अलग फ्लॉज, व्हील डिफेक्ट्स, इसका 5-6 स्लाइड्स है, तो उसमें हमको और पता चलेगा कि व्हील का प्रोफाइल क्या होता है, वो कैसे होना चाहिए, और अगर वो वैसा नहीं है, व्हील प्रोफाइल प्रॉपर नहीं है, तो भी डिरेलमेंट कैसे हो सकता है। होता ही है, व्हील प्रोफाइल अगर बराबर नहीं है तो डिरेलमेंट होता है। कभी भी डिरेलमेंट होता है तो सबसे पहले व्हील का ही डायमेंशन लिया जाता है कि भाई व्हील का प्रोफाइल बराबर था क्या, उसका ट्रेड रूट वियर बराबर थे क्या। तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो पक्का कारशेड वालों को ही ब्लेम किया जाएगा डिरेलमेंट के लिए। वो बहुत बार डिरेलमेंट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रहते, छोटे मोटे रहते हैं, क्योंकि डिरेलमेंट मोस्टली पॉइंट्स पे होते हैं। पॉइंट्स मतलब जहाँ पे एक गाड़ी एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जा रही है, वो रीजन को ट्रैक पे जो वो रीजन है उसको पॉइंट बोला जाता है। पॉइंट पे जनरली डिरेलमेंट होते हैं, और पॉइंट का इसीलिए स्पीड रिस्ट्रिक्शन रखा रहता है कि 10-15 से ज़्यादा स्पीड नहीं रखना है पॉइंट्स पे जब गाड़ी जा रही है। तो उसी स्पीड में जनरली डिरेलमेंट होते हैं, इससे कैजुअलिटी ज़्यादा होती नहीं कम स्पीड में डिरेलमेंट हुआ तो। बट अगर और जनरली आज तक तो नहीं देखा गया हाई स्पीड पे डिरेलमेंट, वो तो बहुत बड़ा रेयर में रेयर एक्सीडेंट होता है हाई स्पीड में गाड़ी डिरेल हो। तो हमको व्हील में टीआई में क्या चेक करना है, टीआई में हम लोग क्या करते हैं, व्हील का साइज, सारे व्हील का साइज तो मतलब प्रोफाइल तो लेते नहीं है, लेकिन अगर लास्ट टाइम हमने गाड़ी छोड़ा है आए के बाद, अगर उसमें कोई व्हील एकदम बाउंड्री पे था, कंटेनिंग साइज पे था, तो वो जनरली चेकशीट में मेंशन रहता है, आई वाले चेकशीट में। वो चेकशीट को रेफर करके हम लोग जो बाउंड्री पे व्हील थे उसको, अभी वो आए में तो छोड़ दिया हमने गाड़ी को, बाउंड्री पे था इसलिए। 15 दिन के बाद गाड़ी आया टीआई मतलब 15 दिन के बाद तो गाड़ी में व्हील रहते, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उसको चेक करना है हमको। जैसे आए में तो हम लोग खोलते भी है ब्रेक कंट्रोलर को, नीचे वाले डीबी वॉल्व वगैरह चेक करते हैं, सब कुछ लीकेज तो नहीं है कहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्व निकाल भी लेते हैं हम लोग, रिप्लेस कर इंश्योर कर लेते हैं। अभी भी अगर वो विद इन लिमिट है तो हम लोग चला सकते हैं, बट अगर एकदम बाउंड्री पे है, अभी 4-5 दिन के बाद वो हो जाएगा कंडेमिंग लिमिट, या जो भी प्रोफाइल खराब हो जाएगा उसका, ड्रिलमेंट कॉज कर सकता है, तो उसको हम लोग व्हील चेंजिंग के लिए या व्हील टर्निंग के लिए जा सकते हैं। चेंजिंग जरूरी नहीं है हर बार, टर्निंग कर सकते हैं जिससे हम लोग व्हील प्रोफाइल फिर से अच्छा कर सकते हैं। तो उसका भी प्रोसीजर है, वो भी हम लोग व्हील वाले दिन एक दिन पढ़ेंगे अंडर गियर, जब हम लोग अच्छे से जानेंगे तो ये सब टीआई में हमको पकड़ना है व्हील के प्रॉब्लम्स। प्लस एक जनरल एक होता है, जैसा कंप्रेसर में हाई टेम्परेचर पकड़ना था, वैसे हम लोग फील कर सकते हैं कि किसी एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है। एक्सेल बॉक्स हम लोग साइड से गाड़ी चेक करते हैं तो एक्सेल बॉक्स से बाजू से जाते हैं, तो वहाँ पे हमको पता चल सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है। कि टेम्परेचर तब भी ज़्यादा होगा जब फ्रिक्शन है, कहीं लुब्रिकेशन बराबर नहीं हो रहा है या अलाइनमेंट बिगड़ गया है, तो ही फ्रिक्शन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आप अनयूजुअल टेम्परेचर कहीं पे भी फील करते